अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मैं आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी और न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान की ढेर सी मुबारकबाद। अब बात कर लेते हैं कुछ करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। नाजरीन, आज जो है वो 12 मार्च है और आज 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और जिनमें से अब 46 जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन होगा। 15 अप्रैल की जो है वो डेट दी जा रही है कि इस डेट पे जो है वो इलेक्शन किया जाएगा। बहरहाल अभी शेड्यूल जो है वो नहीं आया है। पहले जो थी वो 100 नशिस्तें होती थी, 104 नशिस्तें होती थी सेनेट की, मगर अब जो हैं वो 96 नशिस्तें हैं और जो कि 25वीं तरमीम के तहत फाटा की जो नशिस्तें थी उनको जम कर दिया गया। इस वजह से नशिस्तें जो है वो सुकड़ कर इस पे आ गई हैं। कुछ पार्टी पोजीशंस पे बात कर लेते हैं कि किस किस के कौन कौन से सेनेटर्स जो है वो रिटायर हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के 13, PPP के 12, PTI के 8, JUI फे के 2, नेशनल पार्टी के 2, बाप पार्टी के 6, MQM के 1, जमात इस्लामी का 1, मुस्लिम लीग फंक्शनल के 1। ये वो सेनेटर्स हैं जो कि अब सेनेट यानी ऐवान बाला को खैर बात कह देंगे। इसके अलावा अब जो है सेनेट का इलेक्शन होगा और ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि जिसमें चेयरमैन सेनेट की जो कुर्सी है वो कौन संभालेगा। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स में इसाक डार चेयरमैन सेनेट, सादिक संजरानी हैं, उसके अलावा रज़ा रब्बानी हैं और शहजाद वसीम और दीगर शामिल हैं। ये इलेक्शन होगा, किस तरह होगा। सेनेट पे एक बाई इलेक्शन भी होने जा रहे हैं 2 दिन बाद, उस पर भी हम बात करेंगे और सीनियर सहाफ़ी जो हैं जावेद नूर हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम एक बात कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर और मीडिया पे बहुत गर्म है, वो है सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी साहबजादी, छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो साहिबा को जो है वो खातून अव्वल नामजद कर दिया है। इस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं और एक जो सोशल मीडिया है उस पर उधम मचा पड़ा है कि जी ये कैसे हो गया, आसफा कैसे खातून अव्वल हो सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक सदर और उनका ख़ानदान सदर को दी जाने वाली तमाम मरात इंक्लूडिंग उस प्लेन के जो सदर को एक स्पेशल तैयारा दिया जाता है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये सदर की सवाबदीद होती है कि वो किसको जो है वो सदर के वो खातून अव्वल नामजद कर दें। ज़ाहिर है उनकी अहलिया तो इस दुनिया में नहीं है, पहली बेटी उनकी शादी हो गई है और आसफा भुट्टो को उन्होंने इस ओहदे के लिए बेहतरीन समझा और नामजद कर दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ साबिक सदर आरिफ अलवी की। डॉक्टर आरिफ अलवी वापस कराची जा चुके हुए हैं और सदर पेंशन एक्ट पैरा B के तहत जो है उन्हें क्लिफ्टन बाथ आइलैंड में जो है वो एक घर अलॉट कर दिया गया है जो कि हर सदर को किया जाता है और इसकी अलॉटमेंट हो गई है और अब वो उसमें रहना शुरू करेंगे। वैसे भी आरिफ अलवी जो है वो क्लिफ्टन ही के रिहायशी थे पहले भी, जब वो कराची में थे सदर बनने से पहले भी। और हमने देखा भी था कि NA 250 जो उस वक्त क्लिफ्टन डिफेंस का इलाका हुआ करता था कराची का, उससे वो सदर का इलेक्शन जो थे वो कॉन्टेस्ट करते थे। और अब नई काबीना ने हलफ ले लिया, सबसे इंटरेस्टिंग बात, और कल उसका पहला इजलास भी हो गया है शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में। उस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। काबीना की जो डायनामिक्स हैं, काबीना की जो प्लानिंग की गई है उसमें 2 ओहदे जो हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। इसाक हमने देखा कि हमेशा वज़ीर ख़जाना के लिए इसाक डार का नाम लिया जाता था, ज़्यादा उनके फेवरेट रहे हमेशा, और नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के भी। और वज़ीर दाखिला के लिए या तो चौधरी निसार का, राना सनाउल्लाह या एहसन इकबाल के लिए हमेशा किया जाता था, लेकिन ये दोनों ओहदों के लिए अब नए नाम आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ारत दाखिला की। तो वज़ारत दाखिला साबिक निगरां
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब को ये कलमदान दे दिया गया है। और मोहसिन नकवी के बारे में अगर हम बात करें तो वो इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। मोहसिन नकवी के थोड़े से कैरियर पे अगर बात कर लेते हैं तो मोहसिन नकवी ने अपनी जो तालीम है वो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से मुकम्मल की। इसके बाद वो आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए और 2007 तक वो CNN के जो है वो नुमाइंदे रहे हैं, CNN में काम करते रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने निजी चैनल का यहाँ पर पाकिस्तान में लाहौर में बुनियाद रखी और अब उस निजी चैनल की चेन्स पूरे पाकिस्तान में है। मैं खुद भी उस निजी चैनल का हिस्सा रह चुकी हुई हूँ। और मोहसिन नकवी को कि मैं अगर उनके जो जितने अरसे वो वज़ीर आला पंजाब निगरां वज़ीर आला पंजाब रहे उस पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वो इतने फेवरेट नहीं रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी उन पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी उस वक्त से जबकि सदर आसिफ अली जरदारी 2008 में सदर बने थे, उस वक्त से वो उनके बहुत करीबी साथियों में से हैं। आसिफ अली जरदारी के 2008 के टेन्योर में जो उनका साबका टेन्योर था उसमें जो भी इंटरव्यूज़ होते थे, जो भी मीडिया को डील किया जाता था तो वो मोहसिन नकवी ही के ज़रिए किया जाता था। और लेकिन इस पे जो है हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के असद कैसर हों, शेर अब्दुल मरवत हों, शेब शाहीन हों या और उनकी दीगर जो उमर अयूब हों, उनकी जो लीडरशिप है उसका बहुत सख्त मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा था कि अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला लगाया गया तो फिर हमसे किसी चीज़ की उम्मीद ना की जाए, हमसे किसी भी बात की उम्मीद ना की जाए कि हम इस पर आकर बैठेंगे। अब इतना अहम मनसब है जिस पे सिक्योरिटी के छोटे छोटे मामलात के लिए और ख़ास तौर पे KPK में जितना दहशतगर्दी का शिकार रहता है KPK और वहाँ पर गवर्नमेंट है PTI की, और अगर वो वज़ीर दाखिला से जो है वो अहम मामलात में मुशावरत नहीं करेंगे, वज़ीर दाखिला को लूप में नहीं लेंगे तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे, किस तरफ बढ़ेंगे, किस तरह अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो को यकीनी बनाना एक टास्क होगा मोहसिन नकवी के लिए भी और KPK गवर्नमेंट के लिए भी। और दूसरी हम बात कर लेते हैं काबीना में कौन कौन शामिल हैं। तो काबीना में एहसान इकबाल, अता तारर, मुसद्दिक मलिक, शेजा ख्वाजा, खालिद मकबूल सिद्दीकी, राना तनवीर, अहमद चीमा, अमीर मकाम, रियाज पीरजादा, अलीम खान, ये सब जो हैं अभी काबीना में 16-19 रुकनी जो ये काबीना तश्कील पाई है, लेकिन उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि वो बेसिक काबीना है जो जिसकी फौरी तौर पर ज़रूरत थी और इसको तश्कील दे दिया गया है। अभी काबीना का जो साइज़ है वो एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इसमें इत्तेहादियों से भी इस सिलसिले में जो है वो मशवरे जारी हैं। फिर दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं वज़ीर ख़जाना। और वज़ीर ख़जाना कहते हैं लोग कहाँ से आए, कभी इनका नाम नहीं सुना था। वज़ीर ख़जाना जो थे वो अभी भी HBL के जो हैं वो सदर हैं, HBL बैंक के सदर हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंकों में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के भी वो सदर रह चुके हैं और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के भी सदर रह चुके हैं। और उन्हें अपनी दोहरी शहरियत जो थी वो शहरियत जो थी मुल्क की वो छोड़नी पड़ी सदर ये वज़ीर ख़जाना बनने के लिए। अच्छा नाज़रीन, अब जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क जो है वो इन्हीं के पास है, औरंगज़ेब साहब के पास है। शायद इसलिए बहुत सारी कड़ियाँ जोड़ के, बहुत सारी केमिस्ट्री को मिलाकर इनको वज़ीर ख़जाना लाया गया है। और आज जैसे कि उनका एक बयान भी सामने आया है कि IMF के बग़ैर हमारा जो है वो काम नहीं चल सकता, IMF के जाए बगैर, IMF के पास जाए बगैर। जैसे कि इस IMF का एक स्टैंड बाय प्रोग्राम है जो कि 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है और एक नया मुआहदे पर साइन हो रहा है। और जैसे कि उम्मीद की जा रही है
कि इस मुआहदे को जब साइन किया जाएगा तो जाहिर है IMF अपनी शराइत रखवाएगा, मुल्क में टैक्स बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। ये सारे जो है चैलेंजेस वज़ीर ख़जाना को देखना है कि वो अपनी काबिलियत जो उन्होंने बैंकिंग में की है या दूसरी इकोनॉमी में की हुई है वो किस हद तक पूरे मतलब आलमी पूरे दुनिया की इकोनॉमी को उन्होंने देखा हुआ है। ज़ाहिर है बड़े बड़े बैंक्स के जो कि इंटरनेशनली हैं उसके वो सदर रहे, तो वो किस तरह ये जो माशी चैलेंज है, सबसे बड़ा जो माशी चैलेंज है उसको किस तरीके से जो है वो हैंडल कर पाएंगे। और भी हम मज़ीद बात करेंगे कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में और परसों होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बारे में। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़्ज़ाकार जावेद नूर साहब का। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात हो रही थी अब इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन ने एक भंड मार दिया है, जिसे हम लोग अपनी ज़बान में भंड कहते हैं, मगर उनसे गलती हो गई है। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जावेद नूर साहब ने। जावेद नूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद नूर साहब ये बताइएगा कि एक नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है सदफ नामी का, और वो किसी की नॉमिनेट करदा भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन का, और उन्होंने कहा है कि ये कैसे उन्होंने किसी एक इनरेलेवेंट खातून को एक मखसूस नशिस्त पे हमारी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़रा इस मामले पर थोड़ी नज़र डालें। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और आप देखें कि जहाँ इंतखाबात पे बहुत से एतराज़ात उठे हैं, वहाँ रिजर्व सीट्स के हवाले से भी ये बड़ी मज़ाक़-ए-ख़ेज़ सूरत हाल है और संगीन गलती है कि खैबर पख्तूनख्वा से JUI के कोटे पर एक नामालूम खातून जो है उन्हें मखसूस नशिस्तों पर उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वो अब देखें कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ, और मौलाना फजल रहमान ने JUI की पार्टी के सरबराह की हैसियत से एक खत लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जो कामयाबी का नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जारी किया गया है, इसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि उनकी जानिब से जो तरजीही फहरिस्त जमा कराई गई थी उसमें एक खातून जो है जिनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है सदफ एहसान, तो उसमें उन खातून का नाम ही नहीं था, लेकिन उनके नाम से जो है कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। और मिस हिना बीबी जो है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन उन्होंने कहा कि जारी होना चाहिए था। जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें सदफ एहसान जो है उनका नाम मौजूद ही नहीं है, बल्कि एक नाम मौजूद है मिस हिना बीबी का। लेकिन ये मज़ाक़-ए-ख़ेज़ सूरत हाल है कि मौलाना फजल रहमान की जमात JUI को जो कोटा अलाट किया गया और उनकी नशिस्त पर जो खातून को की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो खातून जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए, उस फहरिस्त में उनका नाम ही मौजूद नहीं था, और जिन खातून का नाम मौजूद था उन्हें उनकी नोटिफिकेशन जो है हुआ ही नहीं। तो ये मज़ाक़-ए-ख़ेज़ सूरत हाल है। और मौलाना फजल रहमान ने सवाल किया। हाँ जावेद नूर साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल से ख़त भी लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में इंटरप्ट करूंगी। मैं ये कह रही थी कि ये नोटिफिकेशन तो कई जगह से होकर गुजरते हैं ना, मतलब कई मराहिल में इलेक्शन कमीशन में हो के ये और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उनकी वेब पर जारी किया जाता है या दिया जाता है मुतल्लिका पार्टी को। तो ये कितनी अजीब सी सूरत हाल है कि मतलब किसी ने चेक ही नहीं किया और हिना की जगह सदफ आ गई। सदफ और हिना नाम मिलते जुलते भी नहीं है कि चलो सोच लिया जाए कि जैसे मिलते जुलते नाम हो, वैसा भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि अब हम देखते हैं जब इंतखाबात होते हैं तो गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आते हैं, गैर हतमी हमारे नताइज सामने आते हैं, और उन नताइज को जाहिर कि वो हतमी नहीं होते। फिर इलेक्शन कमीशन नताइज की जांच पड़ताल करता है, तमाम तर तफसीलात देखता है, कवायद का जायजा लेता है, और जो वोट डाले जाते हैं आम जनरल नशिस्त के हवाले से तो उनका भी जायजा लेता है, और जो रिजर्व सीट्स हैं तो उनमें कोटे का जायजा लेता है। और जाहिर कि जहां रिजर्व सीट दी जाती हैं तो उसके लिए जो जनरल सीटें हैं जब वो हतमी सूरत इख्तियार करती हैं और उनका नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसी बुनियाद पर रिजर्व सीट दी जाती है, चाहे खवातीन की हो चाहे अकलियत की हो। और जो नोटिफिकेशन होता है वो हतमी नतीजा होता है, यानी वो बाज़ाब्ता नतीजा होता है, और उसी की बुनियाद पर अरकान हलफ भी उठाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जावेद साहब, एक बड़ी टेंशन डाल दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, या जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा उसकी जानिब से, कि तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि यार उनकी अक्सरियत है और सारी उनकी अक्सरियत है वहां पर ना, जाहिर है उनकी गवर्नमेंट भी बन गई है, मगर 7-10 के तनासुब से, यानी 7 अगर जर्नल सीट है तो उनको 10
जो है वो खवातीन की और अक़लियतों की सीट जो है वो जो अलॉट कर दी गई हैं। ये एक बहुत मतलब मुकाबला तूदर मुकाबले वाली बात कुछ कर दी गई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि रिजर्व सीट्स का मसला कभी भी इतना संगीन सूरत हाल इख्तियार करता हमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल जो है बड़ी ही अजीब रही। और आप देखें कि एक जमात जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार है, क्योंकि उनके पास अक्सरियत है, लेकिन उन्हें कोई सीट जो है नहीं मिली। अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर जो खवातीन की सीटें हैं उनकी तादाद 26 बनती है, खवातीन की और अकलियतों की। तो 26 सीटों में से कोई सीट जो है वो नहीं मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जबकि जो जनरल नशिस्तें हैं आमतौर पर हमने देखा कि जनरल नशिस्तें ज़ाहिर है कि ज्यादा होती हैं, उनकी बुनियाद पर सीटें मिलती हैं। मरकज में अगर हम बात करें तो 4.5 सीटों पर यानी 9 नशिस्तों पर अगर 2 सीटें मिलती हैं और 4.5 नशिस्तें अगर कहें तो उनपे 1 रिजर्व सीट मिलती है खवातीन की। और अगर हम यही बात खैबर पख्तूनख्वा में करें तो ये तनासुब जो है वो 5.57 बनता है, यानी अगर किसी के पास 5.5 यानी सीटें हो तो उसे 1 रिजर्व सीट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो बड़ी पहली मरतबा इस तरह हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अगर मिसाल ले लें तो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान जो है 7 सीटों पर उनके उम्मीदवार कामयाब हुए, जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, और उन्हें जो है इस पर 10 नशिस्तें दी गई। यानी ये बड़ी ज़ाहिर के इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ये तनासुब पहले जो 5.57% बनता था खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो अब ये तनासुब कम हुआ है और 1% से भी कम हुआ। यानी पहले 5.5 सीटों पर 1 सीट मिलती थी, अब पौनी सीट पर यानी 0.73 सीटों पर 1 सीट मिली है, यानी पौनी मतलब सीट आप पर ये 1 कहना चाह रहे हैं कि रिजर्व सीट्स के मामले पर खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, चले और तो वो जो हुआ सो हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे उनकी अक्सरियत है, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, रिजर्व सीट के मामले में तो जलती पे तेल का काम कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। हाँ जी हाँ। अब देखिए कि मैं आदाद शुमारी आपको बता दूं कि JUI फे जो है 7 जनरल नशिस्तें जीती, 10 सीटें रिजर्व मिली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने 4 सीटें जीती और उन्हें 6 सीटें जो है वो इस हवाले से मिली हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है 5 सीटें उन्होंने जीती और उन्हें 8 सीटें मिली हैं। तो ये अजीब सूरत हाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें अवामी नेशनल पार्टी की तो 1 सीट उन्होंने जीती और उन्हें 1 रिजर्व सीट मिल गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को भी 1 जनरल सीट पे वो कामयाब हुए और उन्हें 1 ही सीट मिल गई। तो ये ज़ाहिर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जनरल नशिस्त से कम है लेकिन रिजर्व सीट से ज्यादा है। मतलब 28-30 के दरमियान, 30-31 के दरमियान का ये रेशियो बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अब आप देखें तो अब 7 सीटें अगर JUI ने जीती तो अब उनकी तादाद जो है वो 17 हो गई। और अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती और उन्हें 6 मिली, तो ये तादाद 10 हो गई। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज में 5 सीटों पर उन्हें 8 सीटें मिली। तो इससे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो सूरत हाल है वो खासी तब्दील हुई है। यानी रिजर्व सीट्स ने जिनकी तवक्को थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, वो सीटें उन्हें नहीं मिली। तो इससे उनकी अक्सरियत जो बज़ाहिर बहुत ज़ाहिर है कि अक्सरियत उनकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में है, उन्होंने हुकूमत बनाई है, ये सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है और खासी तब्दील हुई है और अपोजिशन खासी स्ट्रांग हुई है रिजर्व सीट की वजह से। मतलब जैसे कौमी असम्बली में एक भारी अक्सरियत से ऑपोजिशन है, इसी तरह हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे थे हमने क्लीन स्वीप कर दिया, अब हमें कोई ऑपोजिशन करने वाला नहीं है, किसी को लूप में नहीं लेना पड़ेगा। मगर इन सारे बंटवारों के बाद, मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है जावेद भाई? जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और आप देखिए ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगर आप ये देखिए कि जो जनरल सीटें हैं वो 115 हैं और उसमें 26 सीटों से अगर 26 सीटें जो है वो रिजर्व है तो इसके वाज़ेह असरात सामने आएंगे। और हम देखेंगे कि आइंदा 5 बरस जो है अपोजिशन खासी स्ट्रांग रहेगी और इसमें हम एहतजाज भी देखेंगे, तनकीद भी देखेंगे और बड़ा वो तो हो ही रहा है, वो तो हो रहा है। PTI क्या गवर्नमेंट में हो, क्या है वो अपोजिशन में, एहतजाज तो वो हर जगह करीब उनका रहता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सेनेट के इलेक्शन की तरफ के। कल जो सेनेट के इलेक्शन, परसों जो सेनेट के इलेक्शन होने, कल तो इजलास तलब किया गया है शाम 5 बजे। पहले 2 बजे का नोटिफिकेशन दिया गया था, फिर 5 बजे कर दिया गया। हालांकि रमजान है, 5 बजे कोई तुक नहीं बनती। लेकिन अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 6 या 7 सीटों पे, ज़रा इसकी हमें थोड़ी तफसीलात बता दीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। आप ये देखिए कि बुनियादी तौर पे इस जहन में बात रखनी जरूरी है कि आज जो है वो 52 अरकान जो है वो अपनी मुद्दत उन्होंने मुकम्मल की है, तो उनका इंतखाब तो होगा 2 अप्रैल को। अब इससे पहले ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है सेनेट में, और ज़िमनी इंतखाब जो है सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन है, और परसों इस हवाले से सुबह 9 से 4 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी। और ये नशिस्तें जो है ज़िमनी इंतखाबात हैं। और बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो पहले अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो इस वक्त इंतखाब हो रहा है वो 1 जनरल नशिस्त पे हो रहा है, और इस हवाले से इस्लामाबाद के लिए रिटर्निंग अफसर जो है जफर इकबाल को जो है वो बनाया गया है रिटर्निंग अफसर। और सुबह 9 से लेकर और 4 बजे तक जो है इस हवाले से पोलिंग होगी। तो जावेद भाई, ये क्यों हो रही है? ये मतलब एक सवाल आता है आम आदमी के जहन में, हमें आपको तो खैर पता है कि ये ज़िमनी इंतखाबात क्यों किए जा रहे हैं सेनेट में। कौमी असेंबली के तो हमने सुने थे कि कोई सीट छोड़ दे, किसी का इंतकाल हो जाए या कोई और वजह हो जिसकी वजह से सीट छोड़ दी गई, ये क्यों किए जा रहे हैं? जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। बुनियादी तौर पर सेनेट के अरकान जो है वो 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं, और हर 3 बरस बाद जो 6 साल की मुद्दत मुकम्मल करते हैं वो रिटायर होते हैं। लेकिन अब जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है ये उन नशिस्तों पे हो रहा है जो अरकान जो है रिटायर हो गए, लेकिन उनकी मुद्दत जो है वो 3 साल अभी मौजूद है, तो इस पर अब 3 साल के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो इस्लामाबाद की 4 नशिस्तें हैं, 2 पे तो अपने रूटीन के मुताबिक इलेक्शन होगा, लेकिन ज़िमनी इंतखाब के लिए जनरल नशिस्त पर जो इंतखाब हो रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान के दरमियान हो रहा है। और इस हवाले से आप ये भी आपके इल्म हो कि यूसुफ रजा गिलानी जो है उन्होंने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। जनरल जो इंतखाबात है, आम इंतखाबात, उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने सदर के लिए वोट दिया, उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने सदर के लिए, वजीर आजम के लिए वोट दिया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए वोट दिया, फिर मुस्ताफी होके अब वो सेनेट का इंतखाब अपनी ही नशिस्त पर दोबारा इंतखाब लड़ रहे हैं। और ये तवक्को ये की जा रही है कि वो यहाँ से अगर कामयाब हो जाते हैं तो सेनेट में चेयरमैन का ओहदा जो है जो पीपल्स पार्टी को मिलेगा, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, तो ये चेयरमैन का जो है वो ओहदा मिल सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नूर हमसे बात करने का। और मुल्क में जो भी सिचुएशन हो, जो भी जैसे कि हमने बात किया कि नई काबीना आए, अल्लाह करे कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी है कि लोगों की फ़लाह के लिए काम किया जाए। और इस वक्त लोगों के जिस अज़ाब में, जिस महंगाई के अज़ाब में लोग पड़े हुए हैं, कम से कम उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाए। हालांकि लॉजिकली इसकी कोई भी हमें जो है वो लॉजिक नज़र नहीं आ रही, हमें इसका कोई मतलब महंगाई से निकलने का वे आउट नज़र नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट क्या इक़दाम करती है ये तो मुस्तक़बिल में ही पता चलेगा। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।